बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम। जैन अली कैसे हो बेटा, ठीक हो? अच्छा भाई, किसने पहली क्लास अटेंड नहीं की? नहीं की? रिकॉर्डिंग में भी नहीं कर ली? बच गया मौलवी। हाँ भाई भाईजान बैठ जाए ना। क्या है, पंखा चले तो इधर आ जा, आगे आ जा। रिकॉर्ड पहली क्लास अटेंड की थी आपने? की है पहली क्लास अटेंड? शाबाश। ऑनलाइन बेटा किस किस ने पहली क्लास अटेंड नहीं की? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा ऑल इज सेट ना, तो बताओ किसने पहली क्लास अटेंड नहीं किया? आपने अटेंड कर ली थी, ठीक है शाबाश। देखो बेटा, आपकी जो पहली क्लास है उसमें कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए थे। सिर्फ उन बच्चों की वजह से, एक बच्चा 10 बच्चे जो भी होंगे, मैं आपको एक क्विक रिव्यू देता हूं, मगर क्लास अटेंड करनी है, पहली क्लास अटेंड करनी है। आप ना इस सब्जेक्ट को एक डिफरेंट वे में लेके चलना चाहते हो मेरे साथ, तो जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना इस सब्जेक्ट में, आपको पता है एक एक स्लाइड बनाने में मुझे कितना टाइम लगा था। मेरा इस वक्त कंपनी लॉ पढ़ाने का मोटो क्या है, क्या कहा था? सबके पास आईकेप की बुक हो, नंबर 1। और जितनी, ये पता है क्यों रखना चाहता हूँ सामने आईकेप की बुक? बेहतरीन काम करते हो ताकि तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस की एक चांस मिले देखने के लिए कि कितनी मेहनत, कितना बोरिंग किताब है, कितनी, मतलब आप एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद ना बेटा जब मेरे तरीके से पढ़ोगे ना तो तुम्हें मेरी वैल्यू और कदर होगी। देखो मैं अपनी कदर कराना चाहता हूँ, समझ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कदर करो। बेटा घर में तो कोई पूछता ही नहीं है ना, तो बच्चों पे तो हुक्मरानी करे ना कम से कम, ठीक है? तो पहली बात बेटा क्या है, आपने आईकेप की बुक अपने साथ रखनी है, नंबर 1। चूंकि देखो जिस सब्जेक्ट में एमसीक्यू बनेगा ना उसमें आईकेप की बुक पढ़ना ज़रूरी है, वहीं से एमसीक्यू बनता है ना, ओके? इसीलिए उस बुक को यूज़ करना ज़रूरी है। बट ये बुक आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। क्यों यूजलेस होगी? क्योंकि इंटायर बुक का एवरी सिंगल वर्ड यहाँ मौजूद होगा स्लाइड्स पे, एवरी सिंगल वर्ड यहाँ होगा, मगर इन ए डिफरेंट वे। इन अ वे मेरा पूरा इस दफ़ा कंपनी लॉ पढ़ाने का तरीका क्या है? आई डोंट वांट टू टीच यू कंपनी लॉ, आई वांट टू शो यू कंपनी लॉ, ठीक है? जो चीज़ दिखती है वो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है। तो बोल बोल के बोर नहीं करूँगा, दिखाऊंगा, शो करूँगा। तो इसलिए पहला लेक्चर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, राइट? ये पूरी की पूरी स्लाइड्स दे आर कनेक्टेड, 100% कनेक्टेड है विथ योर बुक, ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे ताकि आपकी बुक की हर एक चीज़ कवर होगी और आपको कंपनी लॉ दिखेगा। चैप्टर 1 में कितने टॉपिक्स हैं? 5। पहला टॉपिक कौन सा है? फीचर्स ऑफ कंपनी, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद डेफिनेशंस हैं, उसके बाद अथॉरिटीज़, एससीसीपी वगैरह और कुछ कंपनी के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की बात हो रही है। फिर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 42 कंपनी कहलाती है। आखिर में रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड 2 सेक्शन से। ये पूरा चैप्टर 1 है, पूरा चैप्टर 1 है, ठीक है? अब हमारा तरीकेकार क्या होगा? हम नंबर 1 एक एक को ऑर्गेनाइज करके पढ़ेंगे, मगर किस तरीके से पढ़ेंगे? शो करते हुए, शो, राइट? कि आपको हर कॉन्सेप्ट पे वाई का जवाब भी मिलेगा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, जो लॉ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ, टेक्स्ट में भी और इसमें भी। और दूसरा आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा इलस्ट्रेशंस के थ्रू कि वो कॉन्सेप्ट है क्या, कहाँ से आया। पिछली क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी का, और उसकी ऐसी बात बताई जो आपने कभी नहीं सुनी होगी कि ये कंपनी बनी कैसे, इसको जॉइंट स्टॉक हम क्यों कहते हैं। मैंने उसको शिप से लिंक किया था, सुन लीजिएगा उस क्लास में, ठीक है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड विथ। इसमें सोल ट्रेडर पे बात हुई थी, मगर उसको मैंने लिंक किया था कैसे? उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। अभी मैं सिर्फ शो करना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में क्या हुआ था। सोल ट्रेडर की डिटेल डिस्कस हुई, समझ आ गया आपने जिसने क्लास अटेंड की है? उसके बाद ये लीगल ब्रीचेस पे मैंने कोई एग्जाम्पल दी थी, पहली क्लास में ये चीज़ मौजूद है, ठीक है? कि अगर किसी सोल ट्रेडर के बिजनेस से लीगल ब्रीच हो जाए, धुआं निकला, जहरीला था, 2 लोग मर गए, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? सोल ट्रेडर को, क्योंकि वो सेपरेट पर्सन नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि भाई दुकान को जाके जेल में डाल, फैक्ट्री को जाके तोड़ दे, मेरे पास क्यों आए हो, ठीक है? इस तरीके से फिर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पे क्या कहा था, ये पुलिस या तुम्हारे इस कोर्स में हमेशा आएगा। गोल नहीं है, पेट निकला हुआ है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी पुलिस है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक में क्विज कराऊंगा मैं, आज भी क्विज होगा आपका। पिछले मैंने हर टॉपिक के बाद 5, कम से कम 5 सवाल होंगे, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पे डिपेंड करता है। एवरी कॉन्सेप्ट टेस्टेड देयर इन देयर, उसी वक्त एमसीक्यू टेस्ट होगा। और फिर आपके पास एवरी 10 डेज एक क्विज होगा, राइटिंग क्विज, लिखना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। चलें, वो अभी सेकंड क्लास है, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो बेटा ये हमारा पूरा एरिया कवर हुआ था फर्स्ट क्लास के अंदर कंपनी पे। यहाँ से मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, अल्दो इसको मैंने पिछली क्लास में कवर किया है, ऑलरेडी कवर किया है। यहाँ से मैं आपको आगे क्लास 2 में लेके चलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर कहा जाए ना कि बिजनेस को फॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 फॉर्म्स हैं बिजनेस के। लोग 3 तरीके से बिजनेस करते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। अब हकीकत में मैं आगे चल के आपको चंद क्लासेस के बाद शो करूंगा कि बिजनेस के 3 नहीं 13 बल्कि 23 फॉर्म है। इतने ज्यादा फॉर्म्स हैं बिजनेस के, और वो क्यों हैं? क्योंकि अब ये स्ट्रिक्टली वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं रहे कि ये सोल ट्रेडर है, अकेले बिजनेस करना है तो सोल ट्रेडर बनो। नहीं, अब अकेले बिजनेस करना है तो कंपनी भी बना सकते हो। कौन सी? सिंगल बंदा कंपनी बना सकता है। कौन सी? सिंगल मेंबर कंपनी। अब कंपनी अकेला बंदा भी बना सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेसेस को अलग अलग फीचर्स चाहिए, हर चेंज के लिए एक फॉर्म अब अवेलेबल है। सपोज करें मैं नॉन प्रॉफिट काम करना चाहता हूं, नॉन प्रॉफिट काम, मैं घर पैसे नहीं लाना चाहता मगर सोसाइटी को पे बैक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक काम मुझे आता है या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं सोसाइटी के लिए, तो मैं क्या करूंगा? कौन से फॉर्म पे जाऊंगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके 3 तरीके हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के। एक है कि आप एज अ ट्रस्ट बनाएं, एक सोसाइटी बनाएं, या फिर कंपनी बनाएं। इवन कंपनी बन सकती है, सेक्शन 42 कंपनी इसी चैप्टर में आएगी। तो एक ऐसी, चले मैं कंपनी बनाना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि आई वैल्यू वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट थिंग? कि मेरी वो कंपनी जो होगी ना, सुनिएगा ये बात, एग्जाम्पल, नई एग्जाम्पल है, पिछली क्लास में नहीं दी थी ये। मैं क्यों कंपनी बनाना चाहता हूं? क्योंकि कंपनी की सेपरेट क्या है, लफ्ज बोला था, मारूंगा, एंटिटी, आइडेंटिटी, लीगल सब्जेक्ट पढ़े हो, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ऑनलाइन मेरे बच्चों कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है। मैं फिर एक बात बता दूं, ये क्लास में ना जो चिल करना, जरा सुकून से बैठना, कोई चीज आए कैच करने की एबिलिटी होनी चाहिए तुम लोगों में। चाय नहीं फेंकूंगा, बस चाय नहीं, चाय मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द लाइफ। भाई पागल हो, चाय फेंकूंगा? लैपटॉप भी नहीं, इसमें सारा डेटा है मेरा, ठीक है। फोन भी नहीं, बस पानी फेंक सकता हूं। अच्छा मेरे बच्चों देखो, असल में क्या है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। क्यों कॉर्पोरेट? अभी एग्जांपल दूंगा एक जो कल लास्ट क्लास में दी थी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्यों वैल्यू करना चाहता हूं, आज उसकी एक एग्जांपल सुने। ये है ग्रुप ऑफ पीपल जो मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। क्या करना चाहते हैं? फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अगर ये फैक्ट्री एज अ ग्रुप लगाएंगे, पार्टनरशिप में करेंगे, तो इनमें और फैक्ट्री में कोई फर्क नहीं है, फैक्ट्री के पीछे यही लोग हैं। मगर अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं हम कंपनी बनाएंगे, तो पहला अलग अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। अब अलग कैसे हो गया? अलग ऐसे हो गया मेरा बेटा कि इसके लिए अलग पर्सनैलिटी बन गई, अब ये कंपनी बन गई, अब 2 अलग एंटिटीज हैं, और ऐसी अलग के टोटल दूर हैं आपस में, और एसेट्स भी उस कंपनी के कहलाएंगे, उन लोगों के नहीं कहलाएंगे। तो उन लोगों का क्या है? एक ही उन लोगों की चीज है। दे डोंट ओन द कंपनी। नो, यू कांट ओन अ कंपनी, यू ओन शेयर्स इन अ कंपनी। शेयर कैपिटल में शेयर ओन करते हो, जिसकी बहुत सारी वजाहत अभी आगे आने वाली है। तो क्यों कंपनी बनाना चाहते हैं आप? एग्जाम्पल, नई एग्जाम्पल सुने। एक रनिंग बिजनेस की एग्जाम्पल जहन में रखो। एज ए सोल ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक शख्स ने लगाया, और उस शख्स के 4 बच्चे, एक ही शादी है, दूसरी नहीं है, एक बीवी एक ही। अब एक मिसाल सुनो बेटा, इफ द पर्सन पासेस अवे, डेथ हो गई, अब क्या होगा? वो बिजनेस तबाह हो जाएगा। लिखवा लो मुझसे, वो बिजनेस गया। कैसे भाई, कैसे? अब मसला ये आता है
कि भाई देखो वो जो बिजनेस था ना वो उस बंदे का क्या है, एसेट। तो सारे एसेट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। अब अगर उस बिजनेस को एज ए रनिंग बिजनेस चलाया जाए तो सारे बच्चों ने मिलके या तो पार्टनरशिप बना ले। एक बच्चे ने भी कहा नहीं मुझे तो अलग हिस्सा चाहिए क्योंकि मेरी बीवी बोल रही है, तो गया बिजनेस। अब क्या देंगे उसको, फैक्ट्री का एक हिस्सा दे देंगे। अब एक बात समझो, और अगर तो वो माइनर हैं तो कोर्ट क्या कहती है पता है, उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर देती है। आपको ये चीजों का पता नहीं होगा लॉ के हिसाब से। अगर उस पास जिस बंदे की इंतकाल हो गया, अगर उसके बच्चों में कोई माइनर है, उसके सारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। कब तक फ्रीज रहते हैं, कब तक फ्रीज रहते हैं, जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करे। इसका मतलब वो फैमिली कोर्ट जाती है। अब कोर्ट उनसे पूछता है कि साबित करो कि बच्चे कितने, साबित करो कि किसका, फिर शरीयत के हिसाब से वो और कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाते हैं वो उस बैंक के पास, बैंक उस हिसाब से पैसे बांट देता है। यार इतने प्रोसेसेस में बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया ना। अगर उस कंपनी, उस इंडिविजुअल ने कोई माल इंपोर्ट करना था, रॉ मटेरियल उसने मंगाना था, जिसके लिए उसको एक एलसी खोलनी पड़ती है, एलसी में पैसे रखने पड़ते हैं बैंक के, और बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब एक बात सुने, अगर उस बंदे ने कंपनी बनाई होती, चाहे वो सिंगल मेंबर ही क्यों ना हो, बताओ क्या होगा, क्या होगा? आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक कंपनी के बोर्ड की मीटिंग चल रही थी लंदन में। दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंस। जर्मन बम गिरा, सारे लोग मर गए। एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी पास्ड अवे। तो क्या कहा गया, अल्दो द शेयर होल्डर्स पास्ड अवे द कंपनी कंटिन्यूज टू लिव, कंपनी कंटिन्यूज टू लिव। क्यों भाई? अब अगर वो कंपनी का अकाउंट होगा ना, बैंक फ्रीज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है। इसलिए अगर मैं आपको कहूं कि कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ का, अगर आपको, मैंने पिछली क्लास में भी ये हाईलाइट कराया था, अगर कहूं ना कि दो की पॉइंट्स, फंडामेंटल पॉइंट्स क्या होंगे, तो क्या कहोगे कि कंपनी इज अ, बोलो, सेपरेट लीगल पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अलग पर्सन है, शेयर होल्डर अलग, वो अलग। क्लियर हो गई बात? और दूसरा उसका खुसूसियत वाला पॉइंट क्या है कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। किसकी? लानत चक्रों पे। मैंने लानत देते वक्त देर नहीं करनी, चाहे आगे मेरी बेटी हो या बच्चा हो, तैयार रहना लानत को। ये देखें, ये देखो वलीद जिंदाबाद। और जो अच्छा काम करेगा उसको तालियां, जिसको बुरा लानत दूंगा, वो भी पंजाबी में लानत। पंजाबी है ना मेरे दोस्त? ओहो, मैं आपको बताऊं कमाल की लैंग्वेज है गालियां देने के लिए, खींच खींच के गालियां दो। तो पंजाबी में मैं लानत दूंगा मेरे बच्चों आप सबको। भाई एक मुझे बात बताओ, सोचो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड, यार कहां से ये बात बंदा, लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? शेयर होल्डर की। वो मैंने वजाहत से समझाया था टू द एक्सटेंट ऑफ, इसीलिए पहली क्लास सुनना बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। जाने के बाद मुंह भी नहीं धोना, पहले क्लास, फिर जाके बाद में जो करना है करो। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है पहली मेरी, इसलिए मैंने कहा वहीं से स्टार्ट करता हूं ताकि आगे के कॉन्सेप्ट तो समझाऊं, आज की कॉन्सेप्ट तो समझ आए। तो बेटा दो चीजें, लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है। मैंने एक बात बताई थी, सपोज करें एक कंपनी ने मुझे ऑफर किया, क्या टीटी तुझे शेयर्स दे रहे हैं, कितने? 5000 शेयर्स। 5000 शेयर बनते 5 लाख के, चल एक काम कर अभी 2 लाख दे दे। पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड। मगर चूंकि कंपनी में बैठा हुआ बंदा मेरा दोस्त था, उसने कहा एक काम कर 5 लाख के शेयर ले ले, पैसे बाद में देना, अनपेड शेयर्स। तो 2 लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए, कौन से? पार्टली पेड और अनपेड। ये पाकिस्तान में इस वक्त लीगली कंपनी एक्ट के मुताबिक इशू नहीं हो सकती। तो जो कुछ बता रहा हूं वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि लीगली मुमकिन है, दूसरे कंट्रीज में मुमकिन है, पाकिस्तान में पहले मुमकिन था, पहले ऐसा हो सकता था, अब नहीं, नो मोर। मगर ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। सपोज करें कि मैंने शेयर्स परचेस किए हैं जो कि क्या है, अभी लफ्ज बताए क्या, पार्टली पेड या अनपेड, मगर मैं शेयर होल्डर हूं। अब कंपनी ने मुझे शेयर दे दिए, मैं शेयर होल्डर के मजे लूंगा। कौन से शेयर होल्डर के मजे बताओ?
बोर्ड में अपना डायरेक्टर बिठा सकता हूं वोटिंग के जरिए, अगर मेरे पास इतने वोट्स हैं तो। और क्या मजे हैं? डिविडेंड, मुझे डिविडेंड मिल सकता है। और क्या मजे हैं? बिरयानी, कहां मिलती है बिरयानी? एजीएम में जाके बिरयानी खा सकता हूं, वहां जाके ना वोट कर सकता हूं और खड़े होकर स्पीच करके गालियां दे सकता हूं। इसका ये मजे है ना शेयर होल्डर के, और कोई मजे नहीं है भाई। ये जो तुम समझते हो ना कि शेयर होल्डर कंपनी का मालिक ही नहीं है, ये इस कंपनी लॉ में सीखोगे। मालिक हूं जी, बीवी बोले चल अब सोफे खराब हो गए, जरा कंपनी से उठा के तो आ। भाई चला गया सोफे, यार मेरे हिस्से में से सोफे दे दो, थोड़े पैसे दो। कहते निकल, एसेट नहीं है तेरे, एसेट कंपनी के। तो उसका क्या है? कंपनी नहीं है उसकी, उसके शेयर हैं। शेयर होने की वजह से कुछ राइट्स, तो ये चीजें आएंगी बेटा, इस पे अलग से चैप्टर है, शेयर कैपिटल का चैप्टर है। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ठीक करेंगे, धुलाई करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को धोएंगे लॉ में, क्योंकि अब तक आप अकाउंटिंग से जो पढ़ते आ रहे हो ना बेटा, गलत पढ़ते आ रहे हो। अब लॉ में इस तरह नहीं चलता, लॉ में एक्यूरेसी चलती है। तो शेयर होल्डर क्या है? कंपनी का मालिक, गलत। ये ऐसा गलतुल आम है, गलतुल अवाम है कि इवन आईकेप की कंपनी लॉ की बुक में लिखा है शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर नहीं होते। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, साबित भी करूंगा, बट बहरहाल लेट्स मूव ऑन। तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ, शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ, बात कंप्लीट करो, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। ये सुन लो, ये बड़ी बात बता रहा हूं आज आपको। टू द एक्सटेंट ऑफ मेरा बच्चा, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड। तो मैंने जब 5 लाख के शेयर्स लिए थे और कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, तो वाइंडिंग अप करने के लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, उसकी मुझे कॉल आ गई, हाँ भाई तुनियो भाई तेरे तरफ पैसे रहते हैं ना, पागल हो गए, पैसे रहते हैं, मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड है। तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड है, वही तो बात कर रहा हूं। तेरे तरफ रहते हैं 3 लाख रुपए, जल्दी भेज। तो 3 लाख मुझे देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया था और शेयर होल्डर बन चुका था, चूंकि अनपेड शेयर थे मेरे, तो कितने देने पड़ेंगे? 5 लाख देने। मगर सपोज करो मेरे शेयर फुली पेड अप है। नाउ टेल मी, मेरी लायबिलिटी क्या है? 0। आई वोंट पे अ पेनी, आई वोंट पे अ पेनी, नहीं पे करूंगा। उस केस में मेरी लायबिलिटी, इसीलिए क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि लायबिलिटी आपकी फुल है या 0 है, लिमिटेड। जुमला कंप्लीट नहीं करते, कंप्लीट करो जुमला। शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है मेरे बच्चों? नहीं यार अधू, फिर अधू, ये कैमरा सामने वाला तो अब कैमरा में दूंगा, उनको लानत हो जाएगी, बेचारे घर बैठे होंगे। कंप्लीट तो करो। क्या है शेयर होल्डर की लायबिलिटी? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। ये कंप्लीट जुमला है। शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, और अगर उसने सारी पेमेंट कर दी है तो देन उसकी लायबिलिटी 0। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या मतलब? अगर आपने बैंक से लोन लिया, कितना? 20 मिलियन। कंपनी ने बैंक से लोन लिया 20 मिलियन, कितना लौटाना है? 20 मिलियन। क्या वो बोल सकते हैं हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है? हमारे नाम में लिखा था लिमिटेड, क्योंकि हम लोन तो पूरा देते हैं, वापस आधा करते हैं, क्योंकि हम लिमिटेड लायबिलिटी वाले हैं। तो वो कहेंगे अच्छा आजा जेल में बेटा, तुझे मैं तेरे पे केस करता हूं। तो कंपनी की लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं होती, ये भूल जाओ। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी बेटा। वो खुद हर उस चीज के लिए फुली जिम्मेदार है। ये थोड़ी गुफ्तगू आगे चल के हम और करेंगे। तो 2 फीचर कौन से थे? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, और मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं। एक ऐसी कंपनी, अब सुनना मजे की बात, मैंने क्या कहा? 3 फॉर्म पुरानी बातें यार, अब तो 13 और 23 फॉर्म हो गए। इतने बिजनेस के लिए ऑप्शन बढ़ गए हैं। एक मिसाल सुनो, एक कंपनी है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड कंपनी भी बनती है, क्या मतलब? सर वो कंपनी है मगर लायबिलिटी अनलिमिटेड। किसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है? नहीं, वो तो हमेशा होती है ना यार। शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। भाई ऐसी भी कंपनी बन सकती है आजकल। इसका मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड लायबिलिटी। वही किसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी? सोल ट्रेडर की। किसकी? पार्टनरशिप की। वो वहां चली गई, तो कंपनी बनी क्यों? फिर कंपनी बनी क्यों? एक फीचर लेने के लिए, और वो क्या है? कॉर्पोरेट। मुझे ये वाला फीचर चाहिए तो कंपनी बनूंगा। इसका मतलब आपको क्या बता रहा हूं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये जरूर है
कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कितने? 3, मगर एंडिंग पॉइंट ये नहीं है मेरा बच्चा, एंडिंग पॉइंट है तेरा, इतने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। एक स्पेक्ट्रम बनता है, क्लोजर टू कंपनी, क्लोजर टू सेल ट्रेड, ये पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा जो हम करेंगे। कंपनी की मुख्तलिफ टाइप्स आएंगी, प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी में फिर क्या होगा? लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, विदाउट, हर एक के इंशाअल्लाह बेटा मैं रीजन देके समझाऊंगा कि आखिर ये क्यों बनी। विथ गारंटी तो क्यों गारंटी, विथ शेयर कैपिटल क्यों चाहिए? अगर विथ गारंटी हो तो शेयर कैपिटल कहां से आ गया भाई? सारी चीजें समझाऊंगा। तो यू हैव टू डू वन थिंग, बस जो मैंने पहली क्लास में भी कहा था, घर जाके रिवाइज करो, बस घर जाके रिवाइज करो। मैं यकीन कर लो मेरा इरादा नहीं था स्लाइड देने का कि ये स्लाइड शेयर करूंगा, मगर बच्चों की इतनी रिक्वेस्ट आई मैंने कर दी, तो स्लाइड भी शेयर करूंगा। ठीक है, आप इससे भी रिवाइज करना चाहते हो कर लो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप बेटा थोड़ी किताब जरूर देख लेना। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ें, आज के लेक्चर को आगे चल के कवर करते हैं। ठीक है, ये बातें सारी फर्स्ट लेक्चर में कवर हो गई थी और हम पहुंच गए थे, ये क्विज हमने कर लिया था, फीचर्स ऑफ कंपनी के 2 फीचर किए थे हमने। टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1.1 हो चुका था पहले क्लास में। पहली क्लास में पॉइंट नंबर 1.1 का 2 हमने पॉइंट कवर किए थे। ये हैं बेटा ऊपर देखें, टोटल स्लाइड्स ऑर्गेनाइज्ड हैं विथ योर बुक, टोटल स्लाइड्स। और अगर कोई बुक नहीं भी पढ़ेगा ना तो एक एक वर्ड स्लाइड में मौजूद होगा उसका। ये हो नहीं सकता कि आपकी बुक का कोई पॉइंट कवर ना हो, क्योंकि मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना है जिसके एमसीक्यू भी कर सको और पूरा सवाल कर सको, इसीलिए इसको मैंने ऑर्गेनाइज इस तरह किया है। ठीक है, अब मेरा बेटा बताओ कितने फीचर्स हैं? 7 फीचर है। पहला फीचर कौन सा था? ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। इसकी क्या एग्जांपल मैंने दी थी कि एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है उसकी। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से कर सकती है कंपनी? भाई देखिए, व्हेन वी से कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, तो सिवाय चंद बातों के उसको सारे नेचुरल पर्सन वाले राइट्स हासिल हैं और सारी नेचुरल पर्सन वाली ऑब्लिगेशन उस पे हैं। चंद चीजों पे कंपनी को अभी भी नेचुरल पर्सन से मुख्तलिफ रखा जाएगा। मसलन चाय नहीं पी सकती, वोट नहीं दे सकती कंपनी इज अ पर्सन बट वोट की पावर नहीं है, जेल में नहीं डाल सकते बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल एंटिटी, वो कॉन्सेप्चुअल लीगल कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए चंद चीजों पे अभी भी वो मुख्तलिफ है, अलबत्ता वास्ट मेजॉरिटी वही राइट्स हैं। तो क्या एक आम बंदा राइट्स रखता है कॉन्ट्रैक्ट करने के? यस, तो कंपनी भी रखती है, सेम राइट्स उसके पास होंगे। किस चीज का? आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो कर रही होती है कौन सा होता है? सेल परचेज। और इसके अलावा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉइज रखना, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और मैंने एक बात बताई थी, क्विकली बता दूं कि कंपनी का सिग्नेचर क्या होता है? स्टैम्प, सील, कंपनी के सील कंपनी के सिग्नेचर होते हैं। तो ये पॉइंट्स पहले क्लास में कवर हुए 2 तक, तो उससे आगे आज एक्सप्लेनेशन शुरू होगी। ये पहली क्लास में कवर्ड है। एज ए लीगल पर्सन कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर विथ अदर पर्सन। अब वो अदर पर्सन कौन होगा? वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, अनदर कंपनी भी हो सकती है। सेकंड चीज क्या है? कंपनी की लायबिलिटी। किस चीज की लायबिलिटी? उसके लोन्स की, उसके डेट्स की। अब इस चीज पे पिछली लेक्चर में इंडिविजुअल से लिंक किया है हमने। इंडिविजुअल की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म अनलिमिटेड है, मगर कंपनी का ऐसा नहीं है। लायबिलिटी फॉर डेट्स शेयर होल्डर की नहीं होगी, किसकी होगी? अ कंपनी में इनकर डेट लोन ले सकती है, यस। देन द कंपनी कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर इट। तो लोन किसने पे करना है? अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक कंपनी ने लोन लिया एक नया वेंचर लगाने के लिए। कंपनी बिल्कुल नहीं बनी, इनकॉर्पोरेशन हो गई। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद उसने बिजनेस कमेंस किया। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के वक्त उसने लोन लिया, 100 मिलियन का लोन लिया। उसकी इक्विटी से कंट्रीब्यूशन थी 20 मिलियन की। लोन कितना लिया? 100 मिलियन। कितनी टोटल उसके पास अब मनी अवेलेबल है? 120 मिलियन। 100 मिलियन लोन और 20 मिलियन शेयर होल्डर से आए हुए पैसे। शेयर होल्डर से आए हुए पैसे कितने बेटा? 20 मिलियन। बैंक से आए हुए पैसे कितने? टोटल कितने हो गए? उसने लगा दिए फैक्ट्री में।
अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। वो टिन से टिन जो होता है ना, टिन से मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे थे, किसकी? पैकेजिंग की। प्लास्टिक मशहूर हो गया, ये रियल केस है, रियल। तो टिन वाली फैक्ट्री बंद हो गई, विद इन ईयर और 2 ऑफ इट्स बिजनेस फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, पैसे कमाई नहीं। अब क्या हुआ? कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई। शेयर होल्डर्स के 20 मिलियन फुली पेड अप शेयर्स थे। क्या थे? फुली पेड अप। उनके पार्टली पेड या अनपेड नहीं थे। कोर्ट ने वाइंडिंग अप के लिए एक बंदा अपॉइंट किया, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा? टेक ओवर करेगा कंपनी का, कंपनी के रिसीवेबल्स रिसीव करेगा, उसके फिजिकल एसेट्स को टेक ओवर करेगा, उसकी सारे एसेट्स कस्टडी में लेने के बाद जो एसेट्स बेचने हैं वो बेच देगा, लिक्विड कर देगा, ताकि पहले किसको पे करेगा? पहले पे करेगा किसको? किसको? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का अलग अलग नंबर होता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर को उसने पहले पेमेंट करनी है। यहां क्रेडिटर एक था बैंक, कितने पैसे दिए? अब जब मशीन बिकी, एसेट्स बिके, तो टोटल पैसे जो उसको मिलते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो चुकी है, टोटल पैसे ही उनके आते 30 मिलियन। बैंक को कितनी वापसी हुई? बैंक का कितना नुकसान? अब ये जो 70 मिलियन है, क्या बैंक उन शेयर होल्डर के घर बिकवा के रिकवर कर सकता है? क्यों नहीं बिक सकता? क्योंकि उन शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है? देन हु इज लायबल फॉर कंपनीज ओन डेट्स? द कंपनी इटसेल्फ, द कंपनी इटसेल्फ। तो अगर मुझे बताएं, बैंक को पहले पता होना चाहिए ना इस बात का कि मेरा नुकसान हो सकता है और मैं रिस्क ले रहा हूं, पता होना चाहिए ना। तो बैंक को कैसे बताया गया है? नाम में एक लफ्ज लिख के पहले वार्निंग दे दी गई है, पैसे देने से पहले नाम देख लो। नाम में क्या होता है? ABC लिमिटेड। दिस वर्ड लिमिटेड था, पहले ही तुझे पता था तेरा रिस्क है, तो डूब डूब। तुमने रिस्क लिया ना, बैंक को भी तो केयरफुल होना चाहिए था ना। अब ये एग्जाम्पल देके कोई ये बोले कि बैंक की कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, देखो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? कि देखो 30 मिलियन दिए, बाकी नहीं दिए, तो उस पे मैं इन्ना लिल्ला पढ़ता हूं, उसके कंपनी लॉ की अंडरस्टैंडिंग पे मैं इन्ना लिल्ला पढ़ता हूं। ये लायबिलिटी अनलिमिटेड लिमिटेड के लिए एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती, ठीक है। वाइंडिंग अप की सूरत में कंटिंजेंसी में यस गया, उसका नुकसान हो गया, मगर डजंट मीन कि कंपनी की लायबिलिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ रनिंग जब कंपनी है तो कितने पैसे वापस करने थे? सारे। तो लायबिलिटी लीगली स्पीकिंग क्या कभी भी कंपनी की अनलिमिटेड हो सकती? हमेशा अनलिमिटेड होगी। लीगली स्पीकिंग क्या कभी भी उसकी लिमिटेड हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड कर दी ना हमने, तो सारे पैसे नहीं लौटाएंगे वो। तो लीगली उसकी लायबिलिटी कंपनी की अनलिमिटेड है। हाँ, कंटिंजेंसी ऐसी क्रिएट हो सकती है जिसमें सारे पैसे ना लौटा सके, लौटाने सारे थे, तो लीगली स्पीकिंग उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है ना। नहीं लौटा सके अलग बात है, नहीं लौटा सके अलग बात है, मगर लीगली उसको लौटाने सारे, लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसीलिए क्या लिखा है कि कंपनी इटसेल्फ लायबल है, ओनर्स। ये यार आईकेप ने लिखा है, मेरा ना हमेशा इस पे ना जब भी पढ़ता हूं आईकेप की बुक में कोई ये कि ओनर है, शेयर होल्डर कहां के ओनर यार? शेयर होल्डर ओनर नहीं है कंपनी के, ना एसेट्स के हैं। वो किसके ओनर है? शेयर्स के, जिसकी वजह से उनके कुछ कुछ मजे, बिरयानी खाने के मजे, वोट देने के मजे, गालियां देने के मजे। जाओ, हाँ शेयर होल्डर क्या करेगा जाके? वो क्रिटिसाइज करेगा ना सीईओ को, सीईओ साहब ये तूने इन्वेस्टमेंट क्यों की, ये जो आपने किया। आप एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। एक एजीएम में जियो न्यूज पे एक खबर आई थी, जियो न्यूज पे। मैं समझ गया किस कंपनी की बात है, मैंने फौरी कॉल मिलाई। हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? आपको कैसे पता चला? मैंने खबर देखी, खबर में नाम थोड़ी आया था मुझे, मैं काम तेरे तुझे जानता हूं मैं। पता है क्या किया था कंपनी ने? अपने एक कंसल्टेंट को 70 मिलियन दे दिए। 70 मिलियन कंसल्टेंट को। तो एक बुरा शख्स उठ के कहता है कंसल्टेंट का नाम बताओ। भाई मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे ये तो बता, एवरी पेनी दैट गोज इनटू एक्सपेंस गोस आउट ऑफ द कंपनी, मेरा नुकसान हो रहा है भाई, मैं शेयर होल्डर हूं। उसने सवाल किया, क्या कहा? 70 मिलियन जिस बंदे को दिए नाम बता। अब उसको नाम नहीं बता रहे थे क्योंकि सीईओ का बेटा था वो, सीईओ का बेटा था वो, उसको उन्होंने 70 मिलियन दे दिए। आखिर में पता है क्या किया उसको, उस बूढ़े शख्स को?
उन्होंने एक ने हाथ से पकड़ा, एक ने टांगों से पकड़ा, बाहर लेके गए और उसको होटल के उस जगह से जहाँ एटीएम चल रहा था बाहर फेंक दिया। उसने इतना शोर शराबा किया, मीडिया आ गया, कहता है मीडिया को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ। ये इस तरह वो उसमें इंटरव्यू दे रहा है, देखें जी ये कर रहे हैं, कंपनी हमारे पैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कर सकते हो शोर, कर सकते हो, ये राइट है शेयर होल्डर का, शोर शराबा करें, एजीएम में बिरयानी खाएं, वोट दे, वोट ना दे, मगर एसेट्स का वो ओनर नहीं है, कंपनी का वो ओनर नहीं है, क्योंकि कंपनी पर्सन है, पर्सन कांट बी ओन्ड। तो बी क्लियर ऑन डे वन इन कंपनी लॉ कि शेयर होल्डर को शेयर का ओनर होने की वजह से सर्टेन राइट्स मिल जाएंगे, सर्टेन ऑब्लिगेशंस होंगी, ना वो कंपनी का ओनर। मगर यार अब गलतुल आम है तो क्या करें, गलतुल आम है, मशहूर हो गया है तो हम भी बोलेंगे। लिखने में कोई गलत नहीं मानेगा तुम्हें कि कंपनी का ओनर होता है शेयर होल्डर, मजबूरी है, क्या करूं, मगर मेरा दिल नहीं मानता इस गलत बात को बोलते वक्त। तो जब भी आएगा ना तो मैं 2-3 दफा ये बोलूंगा जरूर, ये देखो क्या किया इन्होंने, तो बर्दाश्त कर लेना तुम भी, मैं भी कर रहा हूं, क्या करूं। आ जाओ बेटा आज की बात तीसरी, ऑनलाइन बेटा आप बताइएगा, आपने यहां तक फॉलो किया मेरी बातों को? ऑनलाइन मेरे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, वलीद साद सारे बच्चे जल्दी जल्दी। नाउ लिसन बेटा, तीसरा फीचर क्या है? ले, जिस पे बात चल रही थी वही आ गई। इसको आईकेप ने, ये आईकेप की एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं, आईकेप ने इसको एज अ फीचर गिनवाया है। मजबूरी है ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, मगर स्ट्रिक्टली लीगली दुनिया की किसी एक किताब में दिखा दो ना, मैं कंपनी लॉ पढ़ाना छोड़ दूं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ब्रिटिश नंबर 1 क्लासिक्स जो है ना वहां की, और इंडियन जो टॉप की बुक्स हैं सब अवेलेबल हैं, सब, ठीक है। ताकि कंपनी लॉ का वाई का जब तक मैं जवाब नहीं दे सकता बेटा, मैं कोर्स ही नहीं पढ़ाऊंगा। जब तक मैं खुद इतना नहीं जानता ना कि मैं बता सकूं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तब तक मैं आगे बैठूंगा नहीं सीट पे। तो इसलिए मेरी रिसर्च है। तो अगर कोई भी दिखा देना सर ये देखें लिखा है यहाँ पे फलानी पाकिस्तान में चलता है, हम चलने दे रहे हैं, आप भी चलने दो, मैं भी चलने देता हूँ, हमने पेपर पास करना है, कौन सा हमने लॉयर बनना है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हु इज द ओनर ऑफ कंपनी, मगर बाहर जाके कहीं नहीं बोलना, समझ जाएंगे पाकिस्तानी हैं। अच्छा मेरे बच्चा देखो क्या है, अल्दो मेंबर्स यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी, आईके पे बेटा तारीख क्यों नहीं है, ओन द कंपनी, येट दे डू नॉट ओन द, ये बात तो क्लियर है ना, एसेट्स किसके हैं, मगर कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर की। मगर कंपनी शेयर होल्डर की बनी कैसे, सुनना मेरी बात, इस बात को भी मैं जस्टिफाई करने लगा हूं कि कंपनी शेयर होल्डर की है। पता है कैसे, क्योंकि उसका कंट्रोल शेयर होल्डर के पास है। शेयर होल्डर कंपनी को कैसे कंट्रोल करता है बताओ, बोर्ड के जरिए, जिसके कंट्रोल में बोर्ड होगा वही कंपनी चलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी नंबर 3 का, द शेयर होल्डर्स सिंपली ओन, क्या, अब देखिए खुद बात की वही, आईकेप की बुक पढ़ा रहा हूं बेटा, अगेन बता रहा हूं, एवरी वर्ड इन द आईकेप बुक इज कवर्ड इन माय स्लाइड्स। मैं कोई भी चीज अगर बाहर से लाऊंगा तो ब्रैकेट में बंद होगी, ब्रैकेट में बंद होगी, याद रखना। जब ब्रैकेट में बंद हो ना, समझ जाना ये मैं चीज बाहर से लाई हूं बुक से निकाल के, बुक में से। मेरा बेसिक यहां पे पर्पज है पेपर पास कराना। तो क्या लिखा है, शेयर्स विच कॉन्फर अपॉन देम सर्टेन राइट्स, बताओ कौन से राइट्स थे, सजेस, क्या लिखा है, सजेस वोटिंग राइट्स, और क्या, डिविडेंड, बट इट डज नॉट मेक देम द ओनर्स ऑफ द, वही पॉइंट्स आ गए। चलो रिकॉल करते हैं, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी या ओनरशिप ऑफ कंपनी की बात की जाए तो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो होती है, जो एसेट्स होते हैं कंपनी के, वो किसके होंगे, कंपनी के होंगे। एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी किसकी होगी, कंपनी के होंगे। मगर कंपनी किसकी होगी, शेयर होल्डर की होगी। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के एसेट्स शेयर होल्डर के नहीं है, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। कंपनी के एसेट्स शेयर होल्डर के नहीं है, बन सकते हैं, बन सकते हैं, कब कब, ना 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 ना, कब बन सकते हैं, कब, एक बोर्ड मीटिंग हो, भाई की बात सुन लेते हैं, कहते सर जब बोर्ड मीटिंग हो, ले भाई आ जाए, इसे फ्रॉड करवाते हैं, फ्रॉड कराए ना, इससे जेल में डलवाए ना इसको,
एक बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड ने फैसला किया कि जो नई गाड़ी हमने BMW परचेज की है ये फलाने शेयर होल्डर को देते हैं क्योंकि 40% का शेयर होल्डर है, ये इसको गिफ्ट करते हैं। बेटा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि FIA तो जो उठा देगा। फिर कंपनी से फ्रॉड, कंपनी के बोर्ड कंपनी के एसेट्स को नहीं दे सकता किसी को। तो मैंने क्या कहा, कंपनी के एसेट शेयर होल्डर को मिल सकते हैं कब? कब? जब वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, वाइंडिंग अप में चली जाए। जब वाइंडिंग अप होती है ना तो उसके सारे एसेट्स में से पहले पे किसको करेंगे? क्रेडिटर, शेयर होल्डर नहीं बेटा, क्रेडिटर। क्रेडिटर को पैसे दे देंगे। बच गया किसका? ये शेयर होल्डर का बच गया। मेरे 5% शेयर थे कंपनी में, मैं भी खड़ा हो गया, मेरा हिस्सा। उसने कहा यहाँ कायदे आजम की तस्वीर तेरे हिस्से में 5% था, बस यही बचा है तेरे लिए, ले जा घर। ठीक है, बात समझ आई? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फीचर नंबर 1 पे वापस जाओ। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का क्या मतलब था? सिंगल स्टेटमेंट में बताओ। अ कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंपनी पे होंगी। दूसरे फीचर की बात बताओ, सिंपल स्टेटमेंट में बताओ। कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर इट्स डेट्स एंड लोन्स, नॉट द शेयर। तीसरे फीचर को समराइज करो। एसेट्स ऑफ द कंपनी बिलोंग टू द कंपनी एंड नॉट टू द। हो गए 3 फीचर, समझ आया आपको? नंबर 4 फीचर क्या है कंपनी का भाईजान? राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। रिसीवेबल है, कौन रिसीव करेगा? कंपनी। क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या शेयर होल्डर कहेगा अच्छा यार फलाना मेरे घर के करीब रहता है तो इससे 20,000 में रिकवर कर लेता हूं। तू कैसे रिकवर करेगा? हमारे पैसे। कहते तू तो मेरा है ना। हाँ मैं हूं तेरा, बट अभी तो भाई ऐसे थोड़ी हूं। तो डेटर्स ऑफ अ कंपनी owe मनी टू द कंपनी एंड नॉट टू इट्स ओनर्स। एक शेयर होल्डर, सुनिएगा, एक शेयर होल्डर को डिविडेंड की लालच थी। लालच क्यों थी? क्योंकि कंपनी ने जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और उसमें से कोई 4 करोड़ रुपए कंपनी के रिसीवेबल थे किसी पार्टी से, और उसको पता था, बस सब्र कर रहा, इंतजार कर रहा था। वो थाईलैंड का प्लेन रेडी था बैठने के लिए कि मैं बस ट्रिप पे जा ही रहा हूं, बट पैसे तो आए। प्लान बना हुआ है भाई का, मगर वो दूसरी पार्टी पैसे दे नहीं रही। उसको पता था जी मैं 1/3 का या 1/4 का शेयर होल्डर हूं, 1 करोड़ रुपए मेरे पास डिविडेंड में आ सकते हैं। उसने सब्र नहीं हुआ, उसने केस फाइल कर दिया। उसने जाती कैपेसिटी में केस फाइल कर दिया। उस डेटर पे कर सकते हैं, कोर्ट एंटरटेन करेगी। चूंकि ये पैसे अल्टीमेटली मुझे मिलने हैं तो मैं इस पे केस फाइल करता हूं, पैसे दो। क्या ये केस एंटरटेन होगा? क्यों नहीं होगा? इसके दरमियान और उस पार्टी के दरमियान एक बंदा है बीच में। बंदा कौन है? बंदा कंपनी। वो कंपनी केस करे ना। अच्छा कंपनी कैसे केस करेगी? कौन फैसला करेगा कंपनी के ब्याह पे? बोर्ड। क्योंकि कंपनी के मैटर्स डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वहां इसका जो डायरेक्टर बैठा होगा ना, या ये खुद डायरेक्टर होगा या इसका डायरेक्टर होगा जिसने इलेक्ट कराया था, जो इसके पास वोटिंग राइट बहुत ज्यादा है, उसको ये 2-3 गालियां देगा कि तू कर क्या रहा है बैठ के? भाई जल्दी कर, रिकवरी कर, भाई का प्लान खराब हो रहा है यार। ठीक है, जल्दी डिविडेंड दिला यार। ये हो सकता है, मगर वो डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकता। कहां लिखा है? फीचर नंबर 4 में। कहां लिखा है फीचर नंबर? राइट टू रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। रिसीवेबल कंपनी के कंपनी रिसीव करे। समझ आ गया पॉइंट? हाँ, अब आता है फीचर नंबर 5, कंपनी को मैनेज कैसे करेंगे। अब एक पॉइंट लिख लो बेटा, कंपनी के सारे डिसीजंस 2 जगह होते हैं, 2 मीटिंग्स में होते हैं। मीटिंग्स 2 मीटिंग्स में होते हैं, मेंबर्स की मीटिंग में या डायरेक्टर्स की मीटिंग में। 2 जगह पे कंपनी के सारे डिसीजन मेकिंग होगी। कहां? मेंबर्स की मीटिंग में या डायरेक्टर्स की मीटिंग में। मेंबर की मीटिंग होती है 2 किस्म की, वैसे तो 3 है मगर अभी आपको 2 बता रहा हूं। 2, एक एजीएम बोले तो एनुअल जनरल, जो हर साल 1 दफा होगी, और एक ईजीएम। ईजीएम क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये मीटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनी लॉ का, मीटिंग्स। वहां पढ़ेंगे हम एजीएम क्या है, ईजीएम क्या है, कब होती हैं, क्या एजेंडा होता है, सारा कुछ पढ़ा जाएगा। तो एक वो कंपनी लॉ
और कंपनी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपनी चलेगी कैसे, उसको आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल्स में लिखा होगा या कंपनी एक्ट में लिखा होगा कि कौन से फैसले कहाँ होने, जो फैसले मेंबर्स ने करने हैं वो एजीएम में होंगे या ईजीएम में होंगे, मगर डे टू डे मैटर्स, डे टू डे अफेयर्स वो वहां नहीं जाते। डे टू डे मैटर्स एक और मीटिंग में फैसला करना होता है, और वो क्या होती है, मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी मीटिंग। यानी इसका मतलब है कि कंपनी के डिसीजन मेकिंग किसी सिंगल बंदे के कंट्रोल में नहीं होती। इवन वो सीईओ क्यों ना हो, वो कंपनी को कंट्रोल इतना नहीं करता कि सारे डिसीजन मेकिंग उसके पेन से, उसके फोन पे हो। अल्दो डे टू डे रनिंग में हमें लगता ऐसे है कि सीईओ इज रनिंग द शो, यस ही इज रनिंग द शो, मगर वो डे टू डे मैटर्स होते हैं। फैसले वो नहीं करता अकेले, फैसले कहां से करने पड़ते हैं? भाई मुझे बताओ, डिविडेंड देना है कि नहीं देना, छोटा फैसला है कि बड़ा? हाँ, पैसे जा रहे हैं, बड़ा फैसला है। तो ये दो जगह पे होता है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड देने की इजाजत है बोर्ड को, और फाइनल डिविडेंड देने की इजाजत है मेंबर्स को। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या है, सादा सा पॉइंट है, सादा सा पॉइंट है कि कंपनी के फैसले होते कहां हैं? एक जगह पे नहीं, दो जगह पे। तो ये ना समझना कि कंपनी के अफेयर्स 100% डायरेक्टर चलाते हैं, नो। कंपनी की 100 मैनेजमेंट जो होगी ना, अल्दो मैं पॉइंट क्या बता रहा हूं, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स, मगर एक पॉइंट इसके आगे आएगा कि मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर तो हैं, मगर सारे फैसले बोर्ड में नहीं होंगे, कुछ फैसले बोर्ड से आगे भी जाएंगे। कहां? मेंबर्स के पास। अब जो फैसले बोर्ड में होंगे वो कौन से होंगे, और फैसले जो मेंबर्स के पास जाएंगे वो कौन से होंगे, वो आगे पढ़ेंगे मीटिंग्स के चैप्टर में। अब सिर्फ इतना सीख लो कि कंपनी को मैनेज करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, और उस ग्रुप को हम डायरेक्टर्स कहते हैं। तो कंपनी इज मैनेज्ड बाय इट्स डायरेक्टर्स हु शुड बी क्या, मेंबर्स, अनलेस एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, सुन लो, ऑर्डिनरीली सारे बोर्ड मेंबर्स कंपनी के मेंबर भी होंगे, शेयर होल्डर भी होंगे, सिवाय एक्सेप्शंस के। अब एक्सेप्शन एक सुन लो, हमें कितना लोन चाहिए था, वो जो पहली मिसाल दी मैंने, 100 मिलियन। पैसे कितने लगाए हुए तुम लोगों ने? बैंक पागल था जिसने पैसे दिए? हाँ, शरबत हो गया, जज्बाती हो गया ना आज, मैं चाय बोल गया आज। बेटा बैंक पागल नहीं था, बैंक ने कहा, सवाल जवाब किया, इस इंडस्ट्री में क्या है, क्या होगा, फ्यूचर क्या है। उन्होंने सारी चीजें देखने के अलावा एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या दी? तुम पैसे लेके भाग जाओ तो फिर तुम्हारे तो लगे हुए ही नहीं है, सारे पैसे तो हमारे, तुमसे ज्यादा तो हमारे पैसे लगे हुए हैं। तो डिसीजन मेकिंग जब तुम करोगे, कैसे करोगे? ये मशीन खरीदोगे किससे? वो जो मेन स्पॉन्सर, वर्ड स्पॉन्सर, कुछ लफ्ज आएंगे, स्पॉन्सर था बिजनेस के पीछे, जो मेन स्पॉन्सर था। एक लफ्ज आगे चल के, अभी उसको मैं मेंशन भी नहीं करना चाह रहा, बट चलो बता दो, प्रोमोटर, कंपनी के प्रोमोटर, जो कंपनी बनाना चाहते थे, जिन्होंने कंपनी बनाई, जिन्होंने आइडिया सोचा, वो जो घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, चलो कंपनी बनाते हैं, उसको कहते हैं स्पॉन्सर, उसको कहते हैं प्रोमोटर। कंपनी बनने से पहले, कंपनी बनने के बाद उसके और नाम आ जाते हैं। अल्टीमेटली हम उसको मेंबर कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। तो सारी स्टेजेस सिखाऊंगा आगे चल के, वो नेक्स्ट इसी चैप्टर के एंड पे आके सीखेंगे आप। मगर माय पॉइंट इज कि जो स्पॉन्सर था उसने ये प्लान किया था कि ये 100 मिलियन भी बैंक के 100 मिलियन मैं चोरी करूंगा। कैसे? मशीन खरीदूंगा ऐसी, अपने दोस्त से होगी सस्ती, महंगी खरीद के पैसे लेके भाग जाऊंगा, अपने शेयर बेच के निकल जाऊंगा। तो कुछ तो नजर रखे बैंक, कुछ तो नजर रखे। उसने पता है क्या नजर रखी थी? उसने कंडीशन डाली कि तुम्हारे बोर्ड में मेरा डायरेक्टर बैठेगा। किसका? क्रेडिटर का। क्रेडिटर का डायरेक्टर बैठेगा, बैंक का नॉमिनी डायरेक्टर होगा जो बैठेगा। क्या वो शेयर होल्डर है? नो। तो बोर्ड में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब बोर्ड में दो किस्म के लोग होंगे, मेंबर्स और नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर भी बोर्ड मेंबर बन सकता है, नॉन मेंबर बन सकता है, मगर उसकी लिमिटेड कंडीशंस हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कौन सी है? डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर। कंपनी कब एग्री करेगी? अच्छा चले, मुझे भी शौक हुआ मैं भी किसी कंपनी में अपना डायरेक्टर बिठा दूं,
मैं गया, उनको 5,000 रुपए का लोन दिया कंपनी को, और मैंने कहा मेरा डायरेक्टर भी बैठा। रुक जाएं, आपने बिल्कुल गलत पढ़ा था। आईटीबी में भी पढ़ाता हूं बेटा, मैं बताता हूं बेटा, मेरा बच्चा, मुझे पता है, मैं आईटीबी पढ़ाता हूं। आपने गलत इसलिए नहीं पढ़ा कि आपके टीचर ने गलत पढ़ाया। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, मैं वैसे बताता हूं बेटा। असल में मैं आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आईटीबी की जो बुक है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अधूरी हैं, अधूरी। उसमें वो पूरा, मैं पता है आईटीबी की बुक के बारे में क्या बोलता हूं, इट्स अ कंप्लीट एमबीए इन अ सिंगल बुक। उसके अंदर मैनेजमेंट, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके अंदर आईटी, उसके अंदर एचआर, उसके अंदर फाइनेंस। समझ गई क्या हो गया? ये समझ आया नहीं आया? आया समझ? नहीं आया तो ये समझ, वो उसको समझ ही नहीं आ रही। उसके अंदर बेटा एचआर, उसके अंदर मार्केटिंग, उसके फाइनेंस, सब कुछ एक बुक में है। तो उन्होंने पता है क्या किया मेरा बेटा, कोई चीज यहां से कोई चीज अधूरी है। आपकी बात एक हद तक वहां उस बुक की हद तक ठीक है। एक बात सुने, शेयर होल्डर मैं खुद हूं, सुनो मैं खुद हूं, मेरे पास शेयर है एक कंपनी के 35%। मैं खुद डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं खुद को वोट कर सकता हूं मेरा बेटा। कंपनी एक्ट 2017 मुझे इजाजत दे रहा है, आईटीबी मुझे नहीं रोक सकता, मुझे नहीं रोक सकता आईटीबी। मैं जाके अगर आईटीबी, जी बेटा मैं अगर हम किसी कोई ऑर्डिनरी बंदा किसी कंपनी हाँ हाँ के शेयर्स ले जाए, बिल्कुल सही है, तो कैन ही क्लेम हिमसेल्फ कि वो भी डायरेक्टर है? वाई नॉट? नहीं 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 नहीं, वोटिंग देखो, रुको रुको, सर वो वोटिंग, यस यस सही बात है, कंप्लीट करो बात। मैं कंप्लीट करूं या तुम करोगी? मैं थैंक यू वेरी मच बेटा, शुक्रिया। अच्छा सुने एक बात मेरी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट सुने, ये एक सवाल आया है बड़ा इंटरेस्टिंग कि भाई अगर मैं आम बंदा हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, क्या मैं कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं? यस। कैसे बन सकता हूं भाई? डायरेक्टर की अलग से एक चैप्टर होगा, उसमें हम देखेंगे डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं। डायरेक्टर दो तरीके से आते हैं बेटा, इलेक्टेड डायरेक्टर्स और नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। तो अगर आपके पास 25% शेयर्स थे ना, 10% शेयर थे, 12% थे, दो लोग और जानने वाले थे, उनसे भी आपने बात कर ली मुझे वोट देना, तो आपने अपने वोट खुद को दिए और दो लोग और वोट देंगे, आप डायरेक्टर बन जाओगी। मगर अगर आपके पास 2.5% शेयर भी नहीं है, डायरेक्टर कहां से बनोगे? यू आर अ मेंबर और अ शेयर होल्डर बट नॉट अ डायरेक्टर। डायरेक्टर की इलेक्शन होता है। एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है मेरा बेटा, उस लिस्टेड कंपनी में तुम्हें पता है 5,000 शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर कितने? 12। हाँ जी जी बेटा। सर फिर अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर बनता है तो जब वो डिविडेंड वगैरह ये चीजें होती हैं तो वो बायस डिसीजंस ले सकता है? देखें बात, मैं आपको एक इसकी खूबसूरत मिसाल देता हूं आगे बढ़ने से पहले। एक बात सुनिएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा जबरदस्त केस है, कॉर्पोरेट हिस्ट्री का। सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी का नाम है आदम जी। आदम जी फैमिली है, कराची की आदम जी फैमिली है, उसकी कंपनी है ये। है क्या थी? इस वक्त किसके पास है? मियां मनशा के पास, एमसीबी ग्रुप के पास है। आपको पता है फोर्सफुल टेक ओवर हुआ उसका, फोर्सफुल। कैसे फोर्सफुल टेक ओवर हुआ? आदम जी फैमिली के शेयर होल्डिंग उसमें रह गई थी कोई 40s के करीब। 38% जो आदम जी फैमिली के पास शेयर्स थे, बाकी शेयर्स उन्होंने कहा मेजॉरिटी तो 38 तो मेजॉरिटी है ना, तो बोर्ड किसके कंट्रोल में होता है? जिसके पास मेजॉरिटी हो। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ और वोटिंग अरेंज की थी, बोर्ड अपना इलेक्ट कराया हुआ था। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आजकल डिस्क्लोजर है। जितने शेयर लोग हैं ना, फौरी से बताना पड़ेगा आईसीसीपी को, मेरे शेयर इतने हो गए, मेरे शेयर इतने हो गए, वरना लोग छुपके कंपनी का टेक ओवर कर सकते थे। तो आपके जहन में जो पॉइंट है ना, मैं उससे भी आगे की बात बता रहा हूं, कंपनियां छीनी गई हैं। तुम तो बायस की बात कर रही हो डिविडेंड देने में, कंपनियां टेक ओवर हुई हैं मुल्क में, छीन की गई कंपनी उससे। पता है कैसे? उन्होंने छुपके से, खामोशी से शेयर्स परचेज करना शुरू किए।
अपनी रिलेटेड पार्टी के थ्रू कुछ एमसीबी के जरिए शेयर परचेज किए, कुछ ट्रस्ट के जरिए शेयर परचेज किए। जब उनके पास टोटल नंबर आ गया ना 38 से ज्यादा, आदम जी फैमिली से ज्यादा आ गया, नोटिस दे दिया कि भाई मेरे पास मेजॉरिटी आ चुकी है, नया बोर्ड अपॉइंट करो, नया इलेक्शन कराओ। और सुबह को आदम जी फैमिली ने देखा नोटिस आ गया, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, कंपनी हाथ से निकल गई। फौरी से उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि ये गलत हुआ है हमारे साथ। हाई कोर्ट में जब केस गया तो दूसरी तरफ से जो मियां मंशा के वकील थे उन्होंने कहा कहाँ कानून में लिखा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कहाँ लिखा है। ये केस चलता रहा, आखिर में कंपनी देनी पड़ी उनको। बायस, टोटल बायस होता है बेटा। किसने कहा तुम्हें कि फेयर होगा? इसीलिए तो एक इदारा बनाया गया है ताकि वो उसको सुपरवाइज करे, मिसयूज ना हो और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को लफ्ज सुनना, सप्रेस ना किया जाए, ऑपरेस ना किया जाए, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करे। कौन सा इदारा है बेटा वो? एसीसीपी। कौन सा कानून है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा बेटा? कंपनी एक्ट। ये करेगा ना प्रोटेक्ट। ये तो तुम्हारे जायज कंसर्न है, इसी को तो तुम देखोगी प्रोविजन ऑफ द लॉ। जब मैं लिंक करूंगा ना इसे, ये देखो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो तुम्हें फिर समझ आएगी हाँ ये रट्टे का सब्जेक्ट नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट बेटा, तो एक बात बताएं मुझे, क्या डायरेक्टर नॉन मेंबर हो सकता है? यस सर। कौन सा एग्जाम्पल? नेक्स्ट, इन स्मॉल कंपनीज शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स आर, ये देखो बेटा तुम्हारी बुक बोल रही है सेम पर्सन। आईटीबी का इसने रिजेक्शन कर दिया। आईकेप ने खुद आईटीबी में एक लिखा और बुक कंपनी लॉ में दूसरा लिखा, बट बहरहाल ये गलत नहीं लिखा, ये सही है। बट इन लार्ज कंपनीज डायरेक्टर्स माइट होल्ड स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स एंड इवन नो शेयर्स एट ऑल। अब इसके एग्जांपल सुने। लार्ज कंपनी, लिस्टेड कंपनी में सीईओ कौन होता है? डायरेक्टर। बोर्ड का मेंबर होगा सीईओ। प्रोफेशनल सीईओज होते हैं या बस सेठ का बेटा? दोनों होंगे, मगर प्रोफेशनल भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो कौन से शेयर होल्डर होंगे? वो शेयर थोड़ी खरीदते रहते हैं, उनको तो हायर किया जाता है। और पता है उनको क्या किया जाता है? हायर करके एक शेयर दिया जाता है उनके नाम का, बस ताकि क्या हो जाए? कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन सी कंडीशन? तो बिकम अ शेयर होल्डर आप जरूरी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लार्ज कंपनीज में उनका खुद का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। अच्छा, खास तौर पे लार्ज और लिस्टेड कंपनी होंगी ना, तो शेयर होल्डर घरों पे बैठे होते हैं। वो कहते हैं कंपनी इनको चलाने दो, प्रोफेशनल्स को, हमारे पास पैसे आते रहें। मगर आमतौर पे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें खुद ही लोग जो बनाते हैं वही कंपनी चलाते हैं। ठीक हो गया बेटा? नेक्स्ट फीचर है, बताएं भाई क्या है? किसने पे करनी है? शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अलग होगी, लायबिलिटी टू पे टैक्स अलग होगी, और कंपनी की लायबिलिटी, चले कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करती है और उस प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड की फॉर्म में तो शेयर होल्डर भी देता है। क्यों? डबल टैक्स हो गया? नहीं, प्रॉफिट तो एक था। नहीं, जब पर्सन अलग तो प्रॉफिट अलग तो टैक्स अलग। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई चूंकि कंपनी जो है वो टैक्स पे कर रही है तो शेयर होल्डर पे ना करें। लास्ट मेरे बच्चों, लीगल ऑब्लिगेशंस। मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो फैक्ट्री से धुआं निकला, एक बात सुने मेरे बच्चों, फैक्ट्री से जो धुआं निकला किसको जेल में डाला गया? इंडिविजुअल को। नाउ व्हाट इफ के वो फैक्ट्री कंपनी की थी, अब क्या करेंगे? अब शेयर होल्डर को लाजमी नहीं है, जेल में डालेंगे। अब देखेंगे फैक्ट्री का मैनेजर कौन था, अब देखेंगे चलाने वाला कौन था। लीगल ब्रीच हुई तो कंपनी से, मगर उसमें जिम्मेदारी किसकी थी? तो शेयर होल्डर बच जाता है। हाँ, शेयर होल्डर उस वक्त, अब एक नॉन एक्टिव, इनएक्टिव, पैसिव शेयर होल्डर है, घर में बैठा है, 5% के शेयर से मीटिंग में जाता है, उसको बिरयानी भी नहीं बचती उसके लिए, उसको हम कहीं जेल में आ जा तू, क्योंकि तेरी फैक्ट्री से धुआं निकला, 2 लोग मर गए तो तू जिम्मेदार है। तो इसीलिए लीगल ब्रीचेस की जिम्मेदार भी कौन है? कंपनी, शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर बन सकता है अगर उसके डिसीजन मेकिंग हुई। एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था, ये अभी मैं बताऊंगा नहीं, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, पर्दा उठाना। पर्दा क्या है? सपोज करें कि एक बंदा है इस तरफ, ये बंदा है जिसने डील किया कंपनी से,
कंपनी से डील किया ना, मैं पीछे बैठा हूं मगर कंपनी मेरे कंट्रोल में थी क्योंकि 80% शेयर होल्डर में था, बोर्ड में भी मैं बैठा था, फैसला मेरा था। इसकी एक खूबसूरत मिसाल देता हूं। और मिसाल क्या है, एक अमेरिकन था मिस्टर ली, वो पायलट था। 1930s का केस है, नया नया एयरलाइंस उस वक्त एयर के हवाले से जो है ना वो ट्रेवल नहीं होता था, नया नया आ रहा था, तो बहुत पुराना केस है। मगर उसमें क्या हुआ, वो पायलट था, कंपनी से उसने अरेंजमेंट किया था कि एम्प्लॉयमेंट करूंगा, और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि जब भी छोड़ूंगा किसी और जगह पे जाके पायलट नहीं बनूंगा, ठीक है, कंपीटिंग नहीं करूंगा, कंपीटिंग बिजनेस भी नहीं करूंगा। उस बंदे ने क्या किया, थोड़ा तजुर्बा लिया, क्योंकि उस वक्त पायलट होना बड़ी बात होती थी, तजुर्बा लिया, एक्सपीरियंस हो गया ना, जैसे ही उसको हो गया कि चलो एक्सपीरियंस है, छोड़ के अपनी कंपनी बना दी, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड के नाम से। मिस्टर ली ने ली एयर फार्मिंग लिमिटेड बना दी। पहली कंपनी ने केस फाइल कर दिया कि तूने तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तूने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि कंपीटिंग बिजनेस नहीं करोगे, कहीं पे तुम जाके पायलट नहीं बनोगे। उसने कहा मैं कहां बिजनेस कर रहा हूं, वो तो कंपनी कर रही है, मेरा बिजनेस थोड़ी है, मैं सेपरेट पर्सन, वो सेपरेट पर्सन। मैंने कहा था कि मिस्टर ली ये काम नहीं करेगा। मिस्टर ली कहां है, यहां तो ली फार्मिंग कंपनी है, वो कर रही है तेरे साथ बिजनेस। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको पता है हिस्ट्री में पहली दफा ये जो केस आप सेपरेट लीगल एंटिटी का एक पढ़ोगे ना आगे चल के, पहला केस भी पढ़ाऊंगा जिसमें हेल्ड हुआ था कि जी सेपरेट लीगल एंटिटी है ये, वो इंग्लैंड में हुआ था, बर्तानिया में हुआ था, ठीक है, वो 18th सेंचुरी का था, पुराना। मगर ये जो 20th सेंचुरी में केस हुआ ना, इसने पहली दफा क्या हेल्ड किया, उसने कहा कि हां कॉन्ट्रैक्ट बंदे का था, इस वक्त कंपीट करने वाली कंपनी है, मगर अमेरिकन कोर्ट ने पहली दफा कहा बट वी आर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। क्या कहा, वी आर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, पर्दा उठा के इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, बंदे को उन्होंने पेनल्टी लगा दी। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट फ्रॉड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। आपके पास सेपरेट लीगल एंटिटी की एक डिवाइस जरूर है, यू कैन यूज अ कंपनी टू डू अ बिजनेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी के डिवाइस को यूज करके फ्रॉड करोगे लोगों के साथ। इसका मतलब क्या है, हमेशा ये प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगा। कब तक हासिल होगा, जब तक आप फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी ने फ्रॉड करने के लिए, सपोज कर लें ड्रग्स बेचना जायज है पाकिस्तान में, मैं कंपनी बना लूं तो आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जब कंपनी बनती है उससे यह भी नहीं पूछा जाता कि क्या क्या काम करोगे। आपको पता है पहले इसको कहते थे ऑब्जेक्टिव क्लॉज, पहले एक एक चीज बतानी पड़ती थी, क्लॉज, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज बताना पड़ता था, मैं ये और उससे हटके कंपनी काम कर ही नहीं सकती थी। उसमें आप अगर गुल अहमद की उठाओ ना, गुल अहमद की, तो क्या बनाता है गुल अहमद, उसके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा था हम गन्स भी बनाएंगे। कपड़े बनाने वाले कहते थे गन्स, क्या पता कल बिजनेस में एंट्री करें। तो दुनिया के सारे बिजनेसेस कंपनी लिख सकती थी। एक रेस्टोरेंट को मैंने पकड़ा कि तुम रेस्टोरेंट हो, टैक्स नहीं दे रहे, उसने कहा हमारा तो रेस्टोरेंट ही नहीं, हम तो मसाले बेचते हैं। नहीं, तेरे ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा है। उन्होंने कहा सर ऑब्जेक्टिव क्लॉज में तो बहुत कुछ लिखा है, 250 ऑब्जेक्टिव क्लॉज है हमारे, 250 बिजनेसेस लिखे होते थे, आपको पता है। तो चूंकि हर बंदा हर बिजनेस लिख देता था, तो यूके वालों ने पहले इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा लिखने की जरूरत ही क्या है, छोड़ दो। क्या हम इंसानों से वादा लेते हैं कि कोई काम करोगे, कोई नहीं करोगे? इंसानों को क्या बोलते हैं, इलीगल काम नहीं करोगे, करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो कंपनी को भी ये इजाजत दे दी गई कि जो चाहे करो, बशर्ते कि वो। तो एक कंपनी हमने बनाई प्राइवेट लिमिटेड, ऑब्जेक्टिव क्लॉज तो नहीं है मगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है। कौन सा? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, काम मेन क्या करोगे वो बताना पड़ता है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये था मजहबी किताबें फ्री में बांटेंगे, जो जितना बड़ा फ्रॉड करता है उतना बड़ा मौलवी बनता है। तो दुनिया को दिखाने के लिए भाई हम तो ये करेंगे, और फिर उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दी कंपनी की। तो किसको जेल में डाला जाएगा बताओ, किस पर्सन को? जिसने कंपनी बनाई वो फंस जाएगा, वो ये नहीं कह सकता सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी।
इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? सेपरेट लीगल एंटिटी का ये भी मतलब नहीं है कि आप उसके थ्रू इलीगल काम करो। अगर आपने इलीगल काम किया ना उसके थ्रू, कंपनी की डिवाइस के थ्रू, कंपनी के स्ट्रक्चर के थ्रू, तो कोर्ट क्या करेगी? उस पर्दे को उठा देगी, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। तो कोर्ट के पास पावर है कि फिर उसको हटा के आपको जिम्मेदार कर दे। बात समझ आई? पॉइंट क्या है मेरा बेटा? लीगल ब्रीचेस, नॉर्मल लीगल ब्रीचेस। इफ कंपनी ब्रेक्स लॉ इट इज द कंपनी इटसेल्फ। मगर एक लफ्ज देखो, यूजुअली, आमतौर पे, हाउएवर देयर आर सर्कमस्टेंसेस व्हेन क्या शेयर होल्डर और ऑफिसर्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, कब होगा ये काम? जब वो कोई ऐसा फ्रॉड करेंगे, और उसको कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। चलो मेरे बच्चों, सिट बैक और क्विज करो। यार वो तेज है तुम लोगों से, ऑनलाइन वाले यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? बी, व्हाट कैन अ कंपनी डू एज अ लीगल पर्सन? ओनली सेल गुड्स, ओनली सेल गुड्स, सर्विस नहीं दे सकते। ओनली वर्ड की वजह से रॉन्ग। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्संस, इंडिविजुअल और अदर कंपनीज। ठीक है, एक्ट एज अ नेचुरल पर्सन, नो यू कांट एक्ट एज अ नेचुरल, यू आर नॉट नेचुरल पर्सन। अवॉइड ऑल लीगल, obviously not. The correct answer is B. ऑनलाइन वालों क्या करें? अब तेज तुम हो। यस, who owns the assets? Company itself. ठीक है। अच्छा देखें, गवर्नमेंट भी जब कंपनी वाइंडिंग अप में होती है ना, गवर्नमेंट पहले होती है, सबसे पहला हक मेरा है, फिर क्रेडिटर का, पहले टैक्स के पैसे दे दो। तो कंपनी डायरेक्टर्स भी कहेंगे भाई हम भी शेयर होल्डर हैं। What do shareholders own in a company? The company's assets, company's debts, shares in the company, या company's intellectual property? C. Obviously, correct answer is C. The company C. जहां पे किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए ना किसी एमसीक्यू में, वो रोक ले मुझे, ठीक है? जहां पे आपके लिए क्लियर ना हो, रोक लेना कि कैसे ऐसे करेक्ट है। करेक्ट आंसर 5 इज सी। अब यहां पे वर्ड है टिपिकली, इट सेज टिपिकली, हु टिपिकली मैनेजेस अ कंपनी। नाउ द वर्ड, की वर्ड वाज टिपिकली, आमतौर पे कौन करता है भाई? देखें, शेयर होल्डर, मैंने अभी तो बोला था शेयर होल्डर की मीटिंग में फैसले होते हैं, यस करेक्ट, तो ये भी है। डायरेक्टर, ओके, बोर्ड तो वही होता है। क्रेडिटर, वो डायरेक्टर में बिठा देते हैं, ओके, मैं एम्प्लॉय चलाते हैं, एम्प्लॉय है। मगर एक बात सुनो, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ, वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल सब्जेक्ट, तो हु हैज द पावर? डायरेक्टर्स। इसमें if we have to choose one only, it is directors, and if we have to choose two, if we have to choose two, then directors and shareholders. shareholder कैसे मैनेज करते हैं बताओ? डे टू डे मैनेज नहीं करते, नो 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 नो, वो जब एजीएम होता है ना, उसके थ्रू जो कंट्रोल है उसके पास है ना। तो करेक्ट आंसर इन दिस एमसीक्यू वाज बी। नेक्स्ट मेरा बेटा, what is employee is incorrect. In large companies, what is the relationship between directors and shareholders? Directors always own a majority of shares. No, directors may hold a small proportion of shares or none at all. Directors and shareholders are always the same individuals. Always? No, always थोड़ी लिखा है।
shareholders manage the company directly, no. B is the most appropriate incorrect answer. ये तो इजी है यार, इसमें है who is liable to pay tax on company's income या profits? It is the company itself. ये भी इजी है, कंपनी itself. Under what circumstances might the owners or directors of a company be personally liable for legal breaches? Personally liable for the legal breaches. Only when the company is profitable? No. In certain specific situations defined by law? Okay. When they own more than 50% shares? When the company is sole proprietorship? How can be a company sole proprietorship? No. ये तो नॉनसेंस हो गया. तो ऑप्शन डी तो गया, रह गए 3. B is the correct answer. B is the correct answer. कि लॉ बताएगा कि इन केसेस में तुम जिम्मेदार होगे. ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है भाई? कुछ कॉन्सेप्ट बेहतर हुए. अब आप कवर कर चुके हो पॉइंट 1.2. नाउ वी आर मूविंग टू पॉइंट 1.3. बुक देखो, बुक देखो, थोड़ी मेरी भी तो वैल्यू हो ना यार. बुक तो देखो, देख रहे हो ना? शाबाश, गुड गुड गुड. अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना? उसमें बुरा लिखा है ना? बोलो बहुत बुरा लिखा है. हाँ हाँ सही है. अच्छा बच्चा देखें, अब हम जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्जैक्ट. आपकी बुक कवर हो जाएगी, हर कॉन्सेप्ट कवर होगा आपका. कॉन्सिक्वेंसेस किसके बेटा? क्या मतलब, इस टॉपिक का मतलब क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट, क्या मतलब है इसका? कि कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करो ना, कि कंपनी को सेपरेट पर्सनैलिटी मिलने से क्या नतीजे निकलते हैं? नतीजा क्या निकलता है? नतीजा क्या निकलता है? अगर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर इस किसी को हमने सेपरेट लीगल एंटिटी माना, एक बच्चा पैदा होता है, उसको नाम तो दोगे ना, या बगैर नाम के पूरी उम्र गुजारेगा? कुछ तो कॉन्सिक्वेंस है ना उसके, उस इंसान के पैदा होने के. तो कंपनी बनने से क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो करते हैं वो पढ़े जाएंगे. सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी हैज क्या? सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस. सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस. आओ भाई, कौन से कली तवज्जो कर मेरा बच्चा इस पे. कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? नंबर 1, आओ भाई नंबर 1. ये हो जाएगा, लाजमन होगा. क्यों? कंपनी बनती है क्यों है? मैंने आपको क्या कहा? एक है बिगिनिंग पॉइंट, एक है एंडिंग पॉइंट. कुछ बातें जो इस वक्त चैप्टर 1 में लिखी हैं वो बिगिनिंग स्टेज के लिए लिखी हैं, एंडिंग स्टेज के लिए नहीं है. फॉर्म्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं 3 पढ़ाए जा रहे हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी. मगर आप जब कॉर्पोरेट लॉ स्टेज पे जाओगे ना बेटा, और मल्टीपल फॉर्म्स खुल जाएंगे. तो एज ऑफ नाउ यस, कंपनी इसलिए बनती है कि लिमिटेड लायबिलिटी है. किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है? शेयर होल्डर की. मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. मैं किसी एक साहब को जानता हूं, वो रेंट पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं. घर बड़ा अच्छा लेते हैं, घर हल्का नहीं लेते, घर बड़ा अच्छा, पैसे बहुत हैं उनके पास. एक दफ़ा मिलने के लिए गए उनसे, उनके पास. तो मैंने कहा अच्छा घर बड़ा अच्छा बना आपने? कहते रेंट का है. अच्छा अच्छा ठीक है. मगर ठीक है, उसकी मर्जी. कुछ अर्सा बाद किसी और जगह पे उन्होंने बुलाया, दोस्त हैं तो आना जाना रहता है. यार यहाँ घर ले लिया तुमने? नहीं नहीं रेंट का है. तो मैंने पूछ ही लिया. हालांकि पर्सनल सवाल नहीं करने चाहिए लोगों से. एक तो बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, अभी तक ये कर रहे हो, ये तो नहीं पूछना चाहिए ना. और दूसरा, शादी कब करोगे? मैं जब मुझसे कोई पूछता था ना, CSS सिविल सर्विस एकेडमी में गया, उस वक्त आई वाज 24. ठीक है, मेरी बैच में सबसे जूनियर में था, सबसे छोटा. तो मैं सबको तंग करता था, लानते देता रहता था. ठीक है, ये बचपन की आदत है अपनी. तो भाई उनको जाके मैं पूछता था, दोस्तों को, दोस्त हैं, तेरी एज क्या है? 32.
शादी नहीं की अभी तक। यार बड़ा बुरा सवाल होता है ये। तो इस किस्म के जाती सवाल नहीं करने चाहिए, ठीक है। जब लोगों ने मुझसे शुरू कर दिया ना तब पता चला। हाँ, तो मैंने फिर हिम्मत करके ना उससे जाती सवाल पूछ ही लिया, यार रेंट पे क्यों रहते हो? कहता यार बस ना पूछ तारिक, एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ना मैं एसेट नहीं लेता। इंसिडेंट क्या हुआ था? किसी बिजनेस में ए सोल प्रोप्राइटर, उनसे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो गई जिस पे केस बन गए, फ्रॉड के केस। और जो दूसरी पार्टी थी वो बड़ी तगड़ी थी, लीगली उनका केस भी स्ट्रांग था। उन्होंने केसेस वेसेस फाइल करके इसका जो उस वक्त की प्रॉपर्टी थी वो अटैच करा दी। अटैच का मतलब है कि अब वो बेच भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। तो कहता वो एक्सपीरियंस ऐसा था यार, वो थोड़ा बड़ा पेनफुल था। अब मैं इसीलिए कहता हूँ कि ना होगा घर, ना उस पर कोई नज़र रखेगा, रेंट पे हूँ, आओ ले जाओ, मैं छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा। तो मैंने कहा वो काम छोड़ दो ना ऐसे। नहीं, पहले भी कौन से मैंने बुरे काम किए थे यार, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। मैंने कहा सही कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, शेयर होल्डर को अपने घर की टेंशन होती है? अपने सोल ट्रेडिंग बिजनेस की टेंशन होगी? फार्म हाउस की ट्रेडिंग होगी? घर पे जो बाहर टॉमी कुत्ता पाला हुआ है उसकी टेंशन होगी? तो कोई आके छीन लेगा? क्यों नहीं? कितने हद तक लिमिटेड है? लवली, टू द एक्सटेंट ऑफ, और अगर मेरा अनपेड है ही नहीं तो पंगड़ा, कुछ भी नहीं, कंपनी पे लानत भेज। क्या होती है? तबाह होती रहे, उसको तीले लगा दो, मुझे कोई टेंशन, क्योंकि मेरा क्या डूबेगा सनम? लगाया हुआ पैसा। जो मैंने 5 लाख लगाए ना वो डूब जाएंगे, डूबने दो। कौन सा मुझे उसमें से कोई 10 करोड़ लगाए थे, डूबने दो, उससे ज्यादा रिस्क। तो मुझे एक बात बताएं, अगर सवाल ये आता है कॉन्सिक्वेंस, तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या बताओगे? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर बोलो यार, मजबूरी है, मैं क्या बोलूं यार, लिखा है कि अपने में क्या करूं। नेक्स्ट, सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? सेकंड कॉन्सिक्वेंस ये होता है, वो आईटीबी वाली बात बेटा। अब ये स्मॉल कंपनीज और लार्ज कंपनीज पे अलग अलग अप्लाई होगा, मगर है कॉन्सिक्वेंस होता है। पहले तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जब सोल प्रोप्राइटर होगा, आपको पहले लेक्चर में से एक चीज रिकॉल कराता हूं, मैंने उसके 2 वर्ड्स हाईलाइट कराए थे। 2 वर्ड्स कौन से थे? 2 वर्ड्स, ऑन्स एंड ऑपरेट्स। ऑन भी खुद करता है, ऑपरेट भी खुद करता है, ऐसा है, ऑन एंड ऑपरेट। और पार्टनरशिप में भी यही लफ्ज थे, ऑन एंड ऑपरेट। मगर कौन ऑन ऑपरेट करता है? मगर कंपनी जब बनती है ना, तो ये ऑन एंड ऑपरेट का सेम होना जरूरी नहीं है। ऑन शेयर होल्डर, ऑपरेट डायरेक्टर्स। वो अलग बात है कि वही इधर बुर्का पहन के और दूसरे रूप में आ जाएंगे। हम शेयर होल्डर थे जब घर बैठे हैं, कंपनी के पास आ रहे हैं तो डायरेक्टर हैं, सेम लोग। तो सेपरेशन किसकी हो गई मेरे बेटो? ऑन और ऑपरेट की। ऑपरेट, कंट्रोल का मतलब यहां क्या है? उसकी मैनेजमेंट, उसको ऑपरेट करना। इसका सेम होना जरूरी नहीं है, बल्कि सेम नहीं होंगे, सेपरेट होंगे। एक ही बंदा, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, कितने लोग चाहिए कम से कम प्राइवेट कंपनी के लिए? 2 मेंबर्स होते हैं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो बाद में बात करेंगे, 2 होते हैं। 2 लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, उनमें से एक बंदा है जो 80% शेयर होल्डर है, दूसरा कितने का होगा? 20। 80% वाले ने कहा तू घर पे बैठ, मैं चलाता हूं। अब अभी भी क्या कहा जाएगा कि कंपनी का ओनर अलग है, मैनेजर अलग है। भाई वो 80% वो चला रहे, नहीं, उसके रोल अलग अलग है। ओनर के रोल उसमें कहते हैं उसको मेंबर, ऑपरेट करने के रोल में उसको कहते हैं डायरेक्टर। ठीक है, तो अभी भी अलग अलग बात हो गई। बंदा एक है, नाम एक है, शक्ल भी तब्दील नहीं होती उसकी, मगर रोल चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट लिखा है। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? रोल अलग अलग, बंदा बेबी एक ही हो बट रोल अलग अलग। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेपरेशन किसका बेटा? ओनरशिप का। कहां से? कंट्रोल से। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ?
ऑपरेशन। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। सुने, एक शेयर होल्डर, इसकी दूसरी मिसाल सुने, छोड़े इसको, एक मिसाल सुने। सिंगल मेंबर कंपनी में कितने शेयर होल्डर होंगे? एक है, ओके। मर जाए तो क्या करेंगे? लीगल हेयर, उसके जो होंगे, कौन होंगे? उसके बच्चे होंगे, बीवी होगी, ओके। गौर से सोचो इस एग्जाम्पल को। कंपनी किसने बनाई? एक बंदे ने, वही अकेला शेयर होल्डर। आपको पता है उसकी बोर्ड की मीटिंग कैसे होती है? बोर्ड की मीटिंग कैसे होती है? एजीएम कैसे होता है? होता है, उसका एजीएम भी होता है, उसकी बोर्ड मीटिंग भी होती है, मगर पता है कैसे? डीम हो जाती है। क्या? डीम। वो एक्चुअली नहीं आता, हाँ जी अब मैं एजीएम कर रहा हूं, चले जी सारी खाली कुर्सियां, मैं आ गया जी, अब अकेला, अब जी एजीएम के अलावा एजीएम हो गई, अब जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही है, तो बंदा तो अकेला होगा यार। तो उसका एक तरीकेकार लॉ ने दिया है कि एक्चुअल नहीं करना होता, उसका एक तरीका है। समझा जाता है कि बोर्ड हो गया, समझा जाता है कि एजीएम हो गया, मगर पॉइंट समझने का क्या है कि सिंगल बंदे की डेथ हो गई, पीछे 3 बच्चे। तो सिंगल मेंबर कंपनी को क्या एक शेयर तीनों में बांट दें? तीनों में बांटे, वो सिंगल मेंबर कंपनी नहीं रहेगी। बताओ क्यों? 3 मेंबर हो गए ना। अब तो आपको पता है ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में या तो एक लीगल हेयर को कंपनी दे दी जाती है कि तू सिंगल मेंबर है, ये अब तेरी हो गई, बाकी प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा नहीं होगा, तू कंपनी ले ले, कंपनी के एसेट तेरे हो जाएंगे, घर में तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। इस तरह बांटते हैं। या फिर पता है क्या कहते हैं? चलो लेट्स कन्वर्ट द कंपनी फ्रॉम सिंगल मेंबर टू नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। फिर तीनों उसके कन्वर्जन कर देते हैं, उसको सिंगल मेंबर से कन्वर्ट करके प्राइवेट कंपनी बना देते हैं। ठीक है, मगर सवाल ये है कि किसी भी कंपनी, चाहे सिंगल मेंबर हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक लिस्टेड हो, उसमें जो ओनरशिप होती है क्या ट्रांसफरेबल है कि नहीं है? क्या मैं शेयर्स परचेज कर सकता हूं? क्या मैं शेयर सेल कर सकता हूं? सपोज करते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स थे 10,000 एक बंदे के पास, उसकी डेथ हो गई, 10,000 शेयर किसको मिलेंगे? उसके बच्चों को, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी की तरह शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी है, इजी टू ट्रांसफर। पहले किसके नाम के थे? ए, अब किसके नाम के हो गए? बी। क्या आप अपने शेयर बेच सकते हो? यस। पहले किसके नाम थे? एक्स, फिर किसके नाम के? वाई। इसका मतलब क्या है? मेन फीचर क्या है मेरा बच्चा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज इजी। सुन लो मेरे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मुमकिन है, मगर एक मुझे बात बताओ, यही काम आप पार्टनरशिप में कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डिसॉल्व करना पड़ेगा पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप डिसॉल्व करोगे फिर जाके कोई नई पार्टनरशिप बनाओगे, मगर कंपनी में ये मुमकिन है। वन ऑफ द की फीचर, कॉन्सिक्वेंस क्या है कि उसमें शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू। तो की फीचर क्या बन गया बच्चों? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एंड ये दोनों एक ही पॉइंट है। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी नेवर डाइज, कंपनी नेवर डाइज अनलेस लॉ मेक्स इट सो। अब ये बात सुनिएगा तवज्जो से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने लगा हूं मेरे बच्चों। एक कॉन्सेप्ट सुने बस। मुझे एक बात बताएं, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करना है मैंने, कौन फैसला करेगा? सोल प्रोप्राइटर खुद। सदर मार्केट में दुकान खोलनी है मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सुबह जाऊंगा, दुकान ढूंढूंगा, ठीक है, चलो दुकान मिल गई मैंने, अब क्या करूंगा? माल सारा कुछ खुद करूंगा ना, किसी से पूछने की जरूरत है? किसी जगह किसी सरकारी दफ्तर जाऊंगा, भाई मुझे सदर में दुकान खोलनी है, इजाजत दे दो। ये कहीं कहीं लाइसेंस, हाँ अगर तुम वेपन की दुकान खोलोगे तो फिर लाइसेंस लेने की जरूरत है। अगर पानी की दुकान खोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलोगे, कपड़े की दुकान खोलोगे, कहीं किसी से पूछने की जरूरत? दुकान खोलो भी खुद, बंद भी खुद करो, नहीं चली क्या करोगे? बंद कर दोगे।
कंपनी ऐसे नहीं है। इट इज नॉट योर डिसीजन टू फॉर्म अ कंपनी, यू कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी। गौर से सुनना मेरे लफ्ज, ये बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज है। यू डू नॉट डिसाइड टू फॉर्म अ कंपनी। ये जो हम कहते हैं मैंने कंपनी बनाई, हाँ मैं एप्लीकेशन लेके जा सकता हूं, मैं कंपनी बनाने का इरादा रखता हूं, ये मैं सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर चुका हूं। किसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका हूं? कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका हूं, सारी चीजें मेरी पूरी हैं। कंपनी को बनाओ, कौन बनाएगा? लॉ। पता है कंपनी कब कहा जाता है? व्हाट इज द इवेंट, व्हाट इज द पॉइंट जिस पे कहा जाता है कंपनी की बर्थ हो गई? वो कब होती है? जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट साइन किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। मगर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब तक ना हो तब तक कंपनी बनती नहीं है। तो तुमने तो फैसला किया ही नहीं ना कंपनी बनाने का, तुमने इरादा किया। बनाया किसने उसको? लॉ ने। लॉ ने बनाया, हाँ लॉ के लीगल लोगों ने, एससीसीपी में बैठे हुए रजिस्ट्रार ने साइन किया। रजिस्ट्रार कब साइन करता है? जब वो मेमोरेंडम को रजिस्टर में एंटर करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम इज द पॉइंट व्हेन कंपनी इज फॉर्म्ड। द मोमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम हुआ ना, उसके रजिस्टर में एंट्री की उसने, आपकी कंपनी बन चुकी है। मगर आपने तो नहीं बनाई, आप तो जाके एंट्री नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, कंपनी को कौन बनाता है? लॉ। तो कौन मारता है? अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, अपनी मर्जी से बंद भी नहीं कर सकते। लीगल प्रोसेस से बनेगी और लीगल प्रोसेस से मरेगी। लीगल प्रोसेस से बनेगी और लीगल प्रोसेस से खत्म होगी। इसका मतलब जब तक वो लीगल प्रोसेस परफॉर्म ना हो कंपनी खत्म। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। शेयर होल्डर आते जाएंगे, जाते रहेंगे, आते जाएंगे, जाते रहेंगे। मैं आपको एक कंपनी की एग्जांपल देता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक सुना है? जीई का सुना है? जीई का सुना है? अमेरिकन कंपनी है जीई, ठीक है। ये बेटा देखो कंपनी कब बनी है। ये इसके करंट स्टेटिस्टिक्स हैं जीई के। (1920) टेलीविजन बनाया इसने 1927 में। आज भी अमेरिकन कंपनीज में टॉप 30 में ये कंपनी आती है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। 1892 में जिन शेयर होल्डर्स ने इसको बनाया आज मौजूद है? नहीं। चलो इसको छोड़ दो, इस कंपनी को आप नहीं जानते। एप्पल को जानते हो? एप्पल किसने बनाई? पागल, स्टीव जॉब ने कुछ नहीं किया था। स्टीव जॉब का आप तुम बस सारा क्रेडिट स्टीव जॉब लेके। उसके साथ वो जो मोटा था वो कौन था? तुम लोगों को नहीं पता? उसका दोस्त वोजनियक, स्टीव वोजनियक ने असल, इट वाज द स्टीव वोजनियक, वो था, वो गीक था, वो था कंप्यूटर गीक, वो बनाता था सारी चीजें, ठीक है। एप्पल का फर्स्ट जो कंप्यूटर था और सेकंड था उसने बनाया था, उसी से सारा काम शुरू हुआ था। और इनका एक तीसरा पार्टनर था, एक तीसरे पार्टनर, ये दोनों दोस्त कॉलेज में बैठ के इन्होंने काम किया। स्टीव जॉब्स वाज अ बिजनेसमैन, ही वाज नेवर अ कंप्यूटर गीक। उसको आता था, प्रोग्रामर था, बट ही वाज द जीनियस जो बिजनेसमैन था ना, वो ये था, ये बिजनेसमैन था। एक्चुअल जो था ना, जो गीक, कंप्यूटर गीक था, वो था वोजनियक। इनके साथ एक तीसरा बंदा पता है क्या था? जिसके पास ये जॉब करता था, सीनियर, जो इनकी हेल्प करता था स्टीव की। ये गए, पहले वोजनियक ने क्या किया था, उसने एप्पल 1 बनाया ना, एप्पल 1 बना के लोगों को मुफ्त में बांट रहा था। एक क्लब था, कंप्यूटर क्लब, उसमें 2-3 लोगों को दे दिया। कंप्यूटर की उस वक्त दुनिया डिफरेंट थी। तो इस जॉब्स ने इसको रोका, पागल क्या कर रहा है, आओ कंपनी खोलते हैं, बिजनेस करते हैं। तो अब स्टीव वोजनियक जो था ना, वो ऐसा था जो कि समझे खिदमत खल्क वाला, छोड़ यार लोगों को फायदा लेने दे। तो जॉब्स चला गया सीनियर के पास कि इस पागल को समझा, इसको समझा यार कंपनी खोलते हैं। अब वो सीनियर था ना, आया बिठाया, वो उसको बैठाया, हाँ यार बैठो कंपनी खोलते हैं।
तो उसमें इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, दोनों पार्टनर, मगर इन्होंने कहा यार इसने बड़ा किया, 10% इसको भी दे देते हैं। उन्होंने 10% इसको दे दिया। और मजे की बात क्या थी कि वो 10% जिसको उन्होंने सीनियर को दिए ना, वो खुद उसको इत्मीनान ही नहीं था इन दोनों पे। कंपनी तो बन गई, फिर थोड़ा टाइम गुजरा ना, इनिशियल तो पता ही नहीं आपको, होता है फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने के पैसे भी नहीं थे इनके पास, फर्स्ट ऑर्डर बनाने के पैसे नहीं थे इनके पास। तो वो जो तीसरा बंदा है, तीसरे बंदे को डर लगा, क्योंकि वो भी मेरे उस दोस्त की तरह थोड़ा मसलों में फंसा था। उसको डर पता है क्या लगा कि अगर मैं इनके कहने पे चला मेरा ये सेविंग ना चली जाए। और वो कहते हैं तारीख का सबसे बुरा फैसला किया उसने, अपने 10% शेयर ना कोई $115 में बेच दिए, इनको वापस कर दिए $115 में, जिसकी इस वक्त प्राइस बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। आज भी उस बंदे से लोग पूछते हैं ना और उसको बोलते हैं हाँ भाई तेरा क्या हुआ 10% का, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने अच्छा फैसला किया था। अब वो लोग कहते हैं अच्छा फैसला, बिलियंस ऑफ डॉलर के शेयर्स 10% बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो बात क्या है, जॉब किधर है, वेयर इज स्टीव जॉब, फास्टर है, मगर एप्पल कहाँ है, चल रही है। एप्पल का दूसरा बड़ा शेयर होल्डर कौन था, स्टीव वोजनियाक, जिसने मैनेजमेंट कभी देखी नहीं। 1975 के बाद स्टीव वोजनियाक ने एक काम नहीं किया, वो घर में बैठ के अब चिल करता है बस, बिलियनियर। वो कभी भी उसने डिसीजन मेकिंग नहीं की थी, कभी भी उसने काम नहीं किया, क्योंकि एप्पल 2 के बाद जॉब्स ने कहा था कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी से नहीं जाऊंगा, मैं क्लोज टेक्नोलॉजी पे जाऊंगा। वो ओपन टेक्नोलॉजी जाता था, ओपन का मतलब जो पुर्जा चाहो सिस्टम में लगाओ। स्टीव ने कहा नहीं, जॉब्स ने कहा नहीं, मेरा सिस्टम क्लोज सिस्टम होगा जिसमें कोई चीज ना आ सके तब बिकेगा। वो अपने सिस्टम पे चला गया और उसने पता नहीं कहां पहुंचा दिया कंपनी को। माय पॉइंट इज कि शेयर होल्डर आते जाएंगे। वो आमिर खान ने नहीं कहा था कि बस, और एक और बात भी कही थी जो बोलना नहीं चाहता, आएंगे जाएंगे, एक बस जाएगी टेंशन नहीं ले, दूसरी आएगी। तो मेरा बेटा ये क्या होगा, एक शेयर आएगा, शेयर होल्डर आएगा चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या है, क्या है, परपेचुअल, परपेचुअल। और सक्सेशन क्या है, परपेचुअल। सक्सेशन का क्या मतलब है, वही शेयर पहले किसके पास थे, सलमान से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से तीसरा, फिर गोल, बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के शेयर्स बिकते रहेंगे। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में एमसीबी के शेयर, आईसीआई के शेयर्स, एचबीएल के शेयर्स, सितारा टेक्सटाइल के, ये सारे क्या होते हैं, बिकते रहते हैं ना। लिस्टेड कंपनी के शेयर बिकते रहेंगे ना, क्या होगा, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, बट इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। रिवाइज करो 3 कॉन्सिक्वेंस और घर जाओ, याद रखना है इनको। लिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, तीसरा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड एग्जिस्टेंस। समझ आ गया क्या? 3 सवाल हैं, जल्दी से करोगे, बस खत्म हो गया ना। बैग पकड़े ही रखो, जाते हुए करके जाओ, टेस्ट तो करना है ना मेरा बच्चा, करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी? क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, नो लायबिलिटी, क्या है? करेक्ट आंसर इज बी। Concept of separation of ownership from control in a company means owners have direct control over the company's operations. Directors and members have the same role. Directors manage the company while ownership lies with the members. और member क्या है? What is the correct answer? C is the correct answer. Which of the following best describes perpetual succession in the context of company? Company exists only as long as its original members are alive. No. Company's existence is unaffected by changes in ownership. यही तो बता रहा था ना. Company must dissolve when the ownership is transferred. No. Company must renew its भाई, what is the correct answer? B is the correct answer. तो thank you very much. नेक्स्ट क्लास में हम जहाँ से आगे जाएंगे, जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो देख के आए. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. ऑनलाइन ठीक है मेरे बच्चों?
क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स? सर व्हाट इफ अगर हम बोले टेक्स्ट की क्लास क्या करना है? व्हाट इफ अगर हम बोले टेक्स्ट की क्लास लेते हैं चलो भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।